দেখা হবে। ওই একটা পায়ে আমি যে পড়ে বেড়াচ্ছি, আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। तो अब टाइगर दीदी हम बता रहे हैं, ममता बनर्जी को जख्मी शेरनी भी कहा जा सकता है। और आज की बड़ी खबर ये नहीं कि 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे और रुझान जो आ रहे हैं, बड़ी खबर हम सुबह से ही आपको बता रहे हैं, कोरोना ही है। 3,92,000 केसेस आए हैं 24 घंटे में, 3,600 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और यह भी दुखद खबर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता की कोरोना के चलते मौत हो गई। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का निधन हो गया है कोरोना के चलते, और ये अब घर घर की कहानी हो गई है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका कोई अपना या जानने वाला या कोई रिश्तेदार या दोस्त यार कोरोना से पीड़ित ना हो। ये घर घर की कहानी हो गई है, और यही सबसे बड़ी स्टोरी है। हम जीत का जश्न मना रहे हैं। बहुत से लोग एहतियात के बावजूद, कड़ी पाबंदी के बावजूद चुनाव आयोग की, अभी भी सड़कों पर जश्न मनाने आ रहे हैं। न्यूज़ 24 उन सभी से अपील कर रहा है, जीत हुई है, खुशी का इजहार करना चाहते हैं, घर में ही बैठिए, बाहर मत आइए। ये बेवकूफी है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये बेवकूफी होगी। आप अपने और अपने परिवार की जान, उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। आंकड़ा आपको बता ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल 2016 की रिपीट परफॉर्मेंस करती दिख रही है और सत्ता की हैट्रिक मार रही है। उधर बीजेपी के लिए असम से अच्छी खबर, दूसरी बार फिर से सत्ता पर काबिज हो रही है बीजेपी। कांग्रेस ने तमाम ताल ठोकी, लेकिन सत्ता के आंकड़े से बहुत दूर। और एक और खबर आ रही है कोरोना से ही जुड़ी हुई। हरियाणा में अब 3 से 9 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की खबर आ रही है। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन, दिल्ली में तीसरा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है, तीसरे लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी गई है। और सुकेश, जो हमारी एक्सपर्ट पैनल है, जो ये कोविड के पूरे मामलों की देखरेख भी करता है, जो केंद्र सरकार की टास्क फोर्स है, उनके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन और कड़े लॉकडाउन की अब दरकार है। मैं डॉक्टर फाउची का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं यहां पर। हमारी जो टास्क फोर्स बनी हुई है वो भी ये मानती है, उनके नाम नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कड़े लॉकडाउन की, सख्त लॉकडाउन की अलग अलग जगह पर देश में अब जरूरत आन पड़ी है। और उसी की बानगी देख रहे हैं, अलग अलग राज्य कर रहे हैं। अब नीड ऑफ द आवर कह ही रहे हैं कि जैसे पहले एक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी कि संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगेगा, क्या वैसी जरूरत आन पड़ी है? एक एक दिन में 4-4 लाख कोरोना के केसेस आ रहे हैं। जब मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, मैंने 3 फोन कॉल अटेंड किए हैं, और तीनों के परिजन जो हैं, किसी को बेड्स की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम आप हर दिन 2-4 हो रहे हैं। ऑक्सीजन की समस्या तो भयानक है, ये हर दिन इससे भी जूझना पड़ रहा है। तो एक पैनल जो ये रेकमेंड कर रहा है, उसकी मतलब अब ये समझ रहे हैं कि वो चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। अब ये अलग अलग राज्यों से यही, भाई हम बैठे हैं नोएडा में, फ्राइडे देर रात से लेकर मंगलवार तड़के सुबह तक का लॉकडाउन लगाया गया, वीकेंड के लॉकडाउन को बढ़ाया गया। शायद वीकेंड लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, यही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। दिल्ली ने किया है, अभी हरियाणा ने घोषणा कर दी, महाराष्ट्र ने घोषणा कर दी। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा,
15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, 15 अप्रैल से 30, 15 अप्रैल को अगर लेंगे, महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट जो था वो 20% के आसपास था, और 30 को जो डेटा आया है वो 8% के आसपास है। तो बहुत साय ऑफ रिलीफ उनके मन में मतलब है। लॉकडाउन कारगर साबित हो रहा है। ये महाराष्ट्र में देखने को मिला है। पॉजिटिविटी रेट कुछ हद तक दिल्ली में भी जो 36-37% था वो कल घट के 30% हुआ है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक रोल प्ले कर रहा है, और क्या इसको एक्सटेंड करने के लिए करने की जरूरत है कि अक्रॉस इंडिया लॉकडाउन किया जाए। नहीं तो जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 1 साल तक हमने उसकी तैयारी नहीं की है। जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन के बिना, सांसों के बिना जिनकी जान जा रही है, मैंने बार बार कहा है कि ये मौत नहीं है, ये एक तरीके की हत्या है। ये इसको मर्डर कह सकते हैं अगर आप बिना ऑक्सीजन के मर जा रहे हैं तो। अगर हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं है, तो हमको लॉकडाउन ही करना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका लगता है बच गया है चेन को तोड़ने का। और ये बात हम फिर से गुजारिश करना चाहेंगे, खास पश्चिम बंगाल के लोगों से, जो जश्न मनाने के लिए, ठीक है आप जीते हैं, जो टीएमसी के समर्थक हैं, लेकिन सड़कों पर ना आए। यही अपील उत्तर प्रदेश में करिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में मुझे भी 4 उत्तर प्रदेश में तो तमाशा हो गया है। उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद करनी चाहिए, और कहा है अभी कि सस्पेंड कर दीजिए। हाँ। किसी को भी, एसएचओ को भी सस्पेंड करिए। इलेक्शन कमीशन ने शायद ये 5 राज्यों के में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए कहे हैं, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जहां भी पंचायत चुनाव है, जबकि जो कि उत्तर प्रदेश में है, कई जगहों से विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये देखी बागपत की तस्वीरें हैं, शामली की तस्वीरें हैं, वहां पर ऐसी लंबी लंबी कतारें, मतलब हुजूम है लोगों का। हमारे देश में पावर के लिए जो थर्स्ट है, जो हंगर है, वो इससे पता लगता है। हाँ। जो आपको भीड़ में दिखाई दे रहे हैं, वो कोई पंचायत समिति के अध्यक्ष नहीं है। हाँ। वो सदस्य भी नहीं है। हाँ। वो सरपंच भी नहीं चुने जा रहे। हाँ। लेकिन उनके पीछे जो एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी होती है, ये हंगर कितनी ज्यादा है कि हमारा एक आदमी बन गया है, और उस जश्न में हम पागल हुए पड़े। लेकिन हम मौत को दावत दे रहे हैं, हम संक्रमण को दावत दे रहे हैं, और सिर्फ वो वही जो वहां जुटे हैं, सिर्फ वही संक्रमित नहीं होंगे, वो ना जाने कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें भयावह तस्वीरें, हाथरस की तस्वीरें हैं। हाँ। और ये सिर्फ हाथरस की नहीं, और दूसरी तस्वीरें भी दिखाइए, बाकी जगहों की तस्वीरें भी दिखाइए। बागपत में लाठीचार्ज करना पड़ा। मुझे अंबेडकर नगर की तस्वीरें भेजी है मेरे सहयोगियों ने। वो ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर रूह कांपती है कि इतनी सारी मौत हो रही है, इतने लोग अस्पताल में जूझ रहे हैं, पागलपन, और ये उसके बाद ये पागलपन है। हाँ, ये पागलपन है, ये बेवकूफी है। ये शब्द मैंने इस्तेमाल किए, और ये पूरे देशवासियों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, खास पश्चिम बंगाल के लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं। अनुराधा प्रसाद ने भी अपील की है। ये अपील शायद हमको पहले करनी चाहिए थी। हाँ, इलेक्शन कमीशन भी देर से जगा है, हाई कोर्ट भी देर से जगा है, लेकिन हम फिर से कह रहे हैं, अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं जश्न मनाने के लिए। कृपया 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 बाहर ना आए। यह सरेआम बेवकूफी है। आप अपनी, अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। यह न्यूज 24 की तरफ से हम लगातार अपील करते रहेंगे, और कर रहे हैं। और एक शख्स ने तो यहां तक कहा, जीत की खुमारी में, सुकेश देखिए, वो जीत की खुमारी है, ये नहीं कि वो ये मीन करना चाह। ऐसी हमारे जैसी हजारों जाने कुर्बान ममता बनर्जी पर, यह बेवकूफी है। ऐसा ना कीजिए। जीते हैं, खुशी मनाइए, घर में मनाइए। अपरूपा पोद्दार टीएमसी की सांसद है, मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपरूपा, आप भी, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों और अपने समर्थकों से अपील कीजिए कि जश्न मनाने के लिए बाहर ना आइए, भीड़ ना लगाइए। जीत हुई है आपकी, बिल्कुल सही बात है, घर में ही रहें। ये तस्वीरें ना देखने को मिले। ये अपनी जान पर खेल रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, उन पर संकट के बादल लहरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं ये खुद। हाँ, आपने सही कहा। देखिए, अभी तो जीत तो हम लोगों को मिला ही है। बंगाल के जनता ने ममता बनर्जी के समर्थन में फिर हम लोग तीसरे बार के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन और इधर में 13 राउंड के बाद ममता बनर्जी भी आगे निकल गई है अपने नंदीग्राम चुनाव क्षेत्र से। लेकिन देखिए, जो 8 चरण के चुनाव के रैली के ट्रेंड आपने देखे होंगे कि इस तरह की भीड़, और जो
जनता और जो कार्यकर्ता में उत्सुकता थे उस टाइम में कोरोना इतना हाई ट्रेंड में नहीं थे। अभी कोरोना का अवस्था इतना खराब हो गया ऑल ओवर इंडिया कि हम लोग भी बार बार पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी बार बार ये चीज बोल रही है कि मास्क लगाइए, भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। इवन पार्शियल लॉकडाउन भी बंगाल में किए हैं। और हम लोग भी बार बार अपना जनता और हमारे समर्थकों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस से अभी हम लोगों को लड़ना है। जीत तो हम लोग हासिल कर लिए, शपथ तो ममता दीदी लेंगे, लेकिन हम लोगों को जो कोरोना वायरस के साथ जो लड़ाई जंग जीतना है, इस जंग को हम लोगों को अब जीतना है। जरूर समर्थक लोग भी उसमें, कुछ समर्थक ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं, समझ ही रहे, काफी टफ लड़ाई था। हर कोई बोल दिए थे कि आप सरकार नहीं बनेंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने तय कर चुकी थी कि ममता दीदी की सरकार आएंगे। और सबसे प्लस पॉइंट है इस बार महिला वोटरों के, सब लोग बोल दिए थे, एक चैनल ने नहीं बोला था। एक चैनल कह रहा था 180 पार लेकर आ रही है ममता बनर्जी, वो था न्यूज 24 चैनल। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने ये ताल ठोकी थी। हमारा आकलन, हमारा विश्लेषण, एनालिसिस बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। मैं तो आपके चैनल को ये मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने ममता बनर्जी के साथ साथ बंगाल का जनता का दिल भी पढ़ लिया। यही तो बड़ा बात है ना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये लोग ग्राउंड लेवल में काम नहीं करते। पब्लिक का दर्द, जनता का दर्द ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये सबसे आप पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और ममता बनर्जी का भरोसा कोई नहीं खरीद सकता है। ये बात हम आपको बोल देना चाहते हैं, क्योंकि ममता दीदी हर घर में, हर दिलों में बसी है। वो कभी नहीं देखी है कि वो कौन जाति के, वो कौन धर्म के, वो कौन पार्टी कर रहे। सब किसी को दीदी ने हमेशा देखे कि सरकार की तरफ से किस तरह से जीत के बाद ये कहना बड़ा आसान हो जाता है। अपरूपा, आपको अंदाजा था, आपको उम्मीद थी 208 आप जीत जाएंगे। 211 2016 में जीती थी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में बड़ी कांटे की टक्कर थी। वोट प्रतिशत में भी, विधानसभा में बढ़त में भी। देखिए उस टाइम में जो थे, देश का माने देश में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इस चीज का था उस टाइम मोदी जी। तो मोदी वर्सेस ममता। और अगर पुलवामा नहीं होता, आज भी हम आपका चैनल में बैठ के बोल रहे, अगर पुलवामा नहीं होता तो कभी भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापस सत्ता पे नहीं आते। पुलवामा का हर नौजवान का लाश घर घर में जाके देशभक्त आप लोग हैं। जहां पर कोरोना वैक्सीन देश का नेता को, देश का जनता को नहीं मिल रहा है और आप लोग विदेश में देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का देशभक्ति है। देश के अवाम मर रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे। देश के करोड़ों आदमी भूखे मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। कोरोना से किस तरह से लड़े, निपटे, उसके लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं तो ममता बनर्जी गायब रहती है, नदारद होती हैं। आप कह रही हैं कोरोना की लड़ाई के बारे में। बताइए, वो सिर्फ देखिए मोदी जी हमेशा मन की बात रेडियो में लेकर आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी बार बार बोलती रही कि मोदी जी आप मुझे बताइए, हम वैक्सीन खरीदेंगे, कब दीजिएगा। वो कोई जवाब ही नहीं देते। तो मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्यों नहीं गई? जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे, ममता बनर्जी गायब क्यों थी? नहीं, ये कब का बात बता रहे? ममता बनर्जी उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो बैठक हुआ था, हमेशा उसमें शामिल हुए। बार बार दीदी ने बोला था मुझे वैक्सीन दो, वैक्सीन नहीं मिला केंद्र से, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कोरोना के टाइम में देश के बारे में नहीं सोच के बस उनका फोकस था बंगाल में। बंगाल का जनता ने उन लोगों, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है ना, उनको तो देश में कोरोना परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन वो बैठे थे बंगाल कब्जा करने, लेकिन वो भी सपना ही रह गया। ठीक पहले अपरूपा, आपके तमाम बड़े नेता जो सबसे विश्वास पात्र, सबसे क्लोज थे, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो उस वक्त एक संकट क्या गहराया था पार्टी में? वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, ये तो अब की बात है, लेकिन दिक्कत में थी पार्टी। देखिए, ममता बनर्जी ही हमारे पार्टी के ब्रांड है, ममता बनर्जी ही हमारे पार्टी के लीडर है, और सब कोई ममता बनर्जी की फोटो देख के जीतते हैं। शुभेंदु अधिकारी
क्या ममता बनर्जी का फोटो हटा के क्या नंदीग्राम में जीते थे? क्या तमलुक का लोकसभा का सांसद बने थे ममता बनर्जी का फोटो हटा के? नहीं, क्योंकि उनका अपना आइडेंटिटी से बड़ा पार्टी का आइडेंटिटी था। ये बात याद रखिए। पार्टी शुभेंदु अधिकारी को बनाया, शुभेंदु अधिकारी पार्टी ने नहीं बनाया, हजारों नंदीग्राम के कार्यकर्ता ने पार्टी बनाया, तब जाके जीत के तो कोई टीएमसी का भी सांसद वही हाल है क्या? बना, टीएमसी इज ममता, ममता इज टीएमसी। वो हमारे पार्टी के लीडर है, वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो हमारे लीडर है। ये बात, लीडर का बात तो हम लोगों को सुन, जैसे वो वहां से कमांड आएंगे, जैसे वो और सीनियर नेताओं के साथ बांट के कोर कमेटी में जो बात आएगा, वही तो हम लोगों को सैनिक के हिसाब से आगे कमांड को फॉरवर्ड बीजेपी करना के प्रवक्ता, बूथ में जाना। एक सेकेंड, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून भी मेरे साथ हैं। निखिल जी जी, 200 पार के दावे किए जा रहे थे, ये तो 82 पर अटक गए। देखिए, खेला होबे, जरूर कुछ खेल कर रही दिया होंगी। टीएमसी ने। पश्चिम बंगाल की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो जितना भी आशीर्वाद हमें दिया उसके लिए हम लोग अनुग्रहित हैं। 3 से बढ़ करके हम लोग, हो सकता है 100 का आंकड़ा तो जरूर पार करें, अभी काफी दौर बाकी है। लेकिन फिर भी अगर ये मान ले कि ये जो अब रुझान है ये अगर परिणामों में तब्दील हो जाए, फिर भी हम लोग तृणमूल कांग्रेस की अगर सरकार पुनर्स्थापित होती है तो मैं बिना किसी लाग लपेट के उन्हें बधाई दूंगा और एक अच्छी सरकार चलाने के लिए अपने 200 से 100 पर आ गए। सुबह तक तो निखिल आपके सहयोगी बाकी प्रवक्ता आ रहे थे, वो छूटते ही ये कहते थे, क्योंकि उस वक्त 100 से ऊपर आंकड़ा था, कि अरे ये पीके का इस्तीफा होगा या नहीं। अब ये जो 82 पर रह गए, 200 प्लस की जो ताल ठोक रहे थे, बीजेपी में भी किसी का इस्तीफा होगा क्या? या चुनाव से पहले ये बातें तो कही जाती हैं कि हम इतनी जीतेंगे? हमें पूरे अपने ऊपर भरोसा था, हमारे कार्यकर्ताओं पर अब भी भरोसा है, बंगाल की जनता पर अभी भी भरोसा है। हमने जिस तरह से अपने संगठन का विस्तार किया पिछले लोकसभा चुनाव के बाद, 90,000 से ज्यादा बूथ पर शक्ति केंद्र, मंडल प्रमुख, पन्ना प्रमुख, तो हमें ऐसी उम्मीद थी कि हम लोग 200 के आसपास का आंकड़ा जरूर छुएंगे और एक लक्ष्य लेकर के आगे कहां रह गई? चूक कहां हुई? चूक जरूर हुई है, चूक का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कहां हुई? पहली नजर में क्या दिखता है? पहली नजर में ऐसा दिखता है कि कई बार इमोशन का कार्ड खेलने का प्रयास किया गया, एक किसी एक्सीडेंट को कॉन्स्पिरेसी बताया गया, फिर एक अल्पसंख्यकों को एक पूरी तरह से एक कंसोलिडेटेड हो करके वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास किया गया। तृणमूल की रणनीति बताने लगे, अपनी कमजोरी बताइए, चूक कहां हुई? नहीं, उन लोगों, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ सकता है जनमानस पे। हमारी कमजोरी ये हो सकती है कि कई बार जिस क्षेत्र में किसी कोई रणनीति बनाने में, किसी क्षेत्र के लिए विकासात्मक रणनीति हो, या जो हमारे जो कैंडिडेट है उसको लेकर के जो हमारी रणनीति हो, या फिर बड़े स्तर पर कोई चूक हो सकती है, या हमारे कम्युनिकेशन में कुछ कमी रह गई हो कि जिस तरह से हम लोग अपनी वार्ता उस ढंग से पहुंचा नहीं पाए, या फिर उनका जो कुप्रचार था उसका सामना ठीक ढंग से नहीं कर पाए, उनके दुष्प्रचार को हम लोग काट नहीं पाए। इन सब अंतिम 3 चरणों में जिस तरह कोरोना का प्रभाव बढ़ा और इसकी वजह से कोलकाता और आसपास की सीटों में जो मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ, उसका भी एक अपना प्रभाव रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस और जो सीपीएम और आईएसएफ का बिल्कुल प्रभाव नहीं रहा, और जिस तरह से जो माइनॉरिटी वोट बैंक हो सकता है कि उसमें जो ममता बनर्जी ने उस आधार पर आह्वान किया है, तो उसका उन्होंने कहा डिवीजन नहीं होने तो डिवीजन हो सकता, नहीं हुआ तो उनके खाते में चला गया। तो इस तरह देखिए अनुराधा, हाँ मैं समझ गया डॉक्टर निखिल आपकी बात। अनुराधा, चुनाव तो मतलब हर 2-4 महीने में इस देश में चुनाव होते ही रहते हैं, और ये विधानसभा चुनाव है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इस देश में। चुनाव तो होते रहते हैं और हार जीत भी होगी, लेकिन क्या ये पश्चिम बंगाल के जो रुझान जमा नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, क्या ये कुछ इसमें ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई, ये जरूरत से ज्यादा? और हम लोगों ने भी, मतलब एक विधानसभा चुनाव पर इतनी चर्चाएं, इतनी कवरेज पहले कभी नहीं हुई है, तो इसके नतीजे भी, उसकी गूंज भी बहुत दिनों तक सुनाई देने वाली है, या एक चुनाव हुआ, खत्म हुआ, 2-4 दिन बाद कुछ और चीज की तैयारी शुरू हो जाएगी? संदीप, मैं आपके इस सवाल पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि ये कोरोना काल है, और अगर हम सबको ये दिख रहा है कि ये कोरोना काल है
और जब जिस भी पार्टी की जीत होती उसके लोग सामने आएंगे, उसके लोग जश्न मनाएंगे, तो क्या ये चुनाव आयोग का के ऊपर ये प्रश्न नहीं उठता कि उसने वहां पर उन सभी जगहों पर कर्फ्यू लगाना चाहिए था? आदेश दे सकता था चुनाव आयोग। जब तक चुनाव नहीं हो जाते, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चुनाव आयोग के अंदर होती है, उनके अंडर में होती है। तो ये जगह जगह जो जश्न मनाए जा रहे हैं वो क्यों हो रहा है? और क्या पंचायत का चुनाव यूपी में होना बहुत जरूरी था? क्या ये हाईकोर्ट को उस वक्त नहीं समझ में आया? और अगर उस वक्त आया तो क्या हाईकोर्ट इस तरीके का डिसीजन नहीं दे सकता था कि काउंटिंग की जगह पर आप कर्फ्यू लगाइए? ये कौन सा, मतलब हम किस सिस्टम में रह रहे हैं? पूरे देश को दिख रहा है, लेकिन हमारे चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। ये क्या हो रहा है? अगर ये जो जितनी भीड़ हर जगह इकट्ठी हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा देश के ऊपर? नहीं, सही मायने में आत्मनिर्भर बन गए हैं ना अनुराधा। वो सरकारी बसों में आप सफर करो ना, तो उस पर लिखा होता है सवारी अपने सामान और जान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो आम आदमी अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, अपनी जान, कोरोना से बचने के लिए खुद जिम्मेदार है। बाकी चीजें देखते रहेंगे। बाकी और बहुत काम है चुनाव आयोग को। नहीं, पर मैं ये सवाल उठा रही हूँ संदीप, मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि क्यों नहीं हर काउंटिंग की जगह पे कर्फ्यू लगाई गई? अरे काउंटिंग तो जो लोग करने वाले थे, जिनको करना था, उनके और जो भी उनके ऑफिशियल कार्ड होल्डर होते, जो कि वहां के काउंटिंग की जगह पे जा सकते थे, ऐसे ही उतने ही लोग पार्टी के लोग जाते। ये कौन, मतलब सबको दिख रहा है, लेकिन ये हम लोग, मतलब हम क्यों आज इसके बाद जो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल का म्यूटेंट आने वाला है, आ चुका है, तो वो कितना भयावह होगा? खुदा ना, भगवान ना करे कि ऐसी कोई चीज स्थिति आए। और बंगाल से भी ज्यादा भयावह तस्वीरें अनुराधा उत्तर प्रदेश की हैं, जो अभी सुकेश दिखा रहे थे। पंचायत चुनाव है ना, वो उम्मीदवार है ना कुछ और वहां पर तो ऐसी ठसम ठस भीड़ है, सांस लेने की जगह नहीं है। इतनी भारी भरकम भीड़, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रखा है अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे इन चीजों को अलाउ कर रहे हैं। जिंदगी जो है उसकी डोर इतनी कमजोर हो गई है और उसमें हम लोगों को ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। नहीं, यहाँ चुनावी हार जीत ही सबसे अहम है। जिंदगी की जंग में हार या जीत हो, उसके बारे में किसी को परवाह नहीं। चुनावी हार जीत पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, दारमदार वही है सब कुछ, उसी से कोरोना हारेगा। ये चुनावी जीत से कोरोना की हार हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। मैं तो आई एम रियली अघास्ट। मुझे पता नहीं है और चैनल या और मीडिया उनसे इन बातों पर बात हो रही है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर बात होनी चाहिए। जो जीतेगा वो जीतेगा, वोट पड़ चुके हैं, फिर इस तरीके का ये दिखाना क्या? आई एम श्योर जो हमारे साथ टीएमसी की एमपी बैठी हुई हैं, वो ये बात जाके अपने पार्टी के लोगों से बोलेंगी और उनको कहेंगी कि ये भीड़ ना बने। और यहां पर देखिए सुकेश, ये सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं है। जो हम पंचायत चुनाव की जो मतगणना हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसका जिक्र कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव कोई चुनाव आयोग की देखरेख में नहीं होते, वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वो चाहते तो टाल सकते थे इसको। नहीं, चलिए वहां पर तर्क दिया जा रहा है जी, हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव करने का आदेश दिया था, उसको चैलेंज भी किया जा सकता था। बहुत सारे हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हो आप हायर कोर्ट्स में। तत्काल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पांच शहरों में कर्फ्यू लगाने की बात हुई, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात, बाकी छोड़ दीजिए, उसी वक्त चले गए सुप्रीम कोर्ट। सांसों के लिए जद्दोजहद हो रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये हो रहा है कि दिल्ली को कितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा जाता
एएसएसजी की तरफ से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको रहने दीजिए। क्या हम हाई कोर्ट की किसी निर्देश को, किसी आदेश को चैलेंज कर सकते थे? चलिए चुनाव हो गए, आज जो काउंटिंग हो रही है, अभी मैं विजुअल देख रहा था, मिर्जापुर से लेकर, बागपत से लेकर, हाथरस से लेकर, अंबेडकर नगर से लेकर, हर तरफ ठसम ठस भीड़ है। और वो ऐसे दिन है जहां ऐसे ही उत्तर प्रदेश में और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यहां पर सीधा जिम्मेदारी है। ये देख के गुस्सा भी आता है, आम लोगों पे भी आता है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, उन्हें जान का डर नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी के पीछे कार्यकर्ता बनकर और इसमें तुलना ये है कि पार्टी सिंबल पर तो पंचायत चुनाव होते ही नहीं है, तो यहां पार्टियों की हार जीत का मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ना, ये देश पावर हंग्री है। हाँ, इस देश में आम लोग, किसी के पास पावर आएगी उसके पीछे पावर नहीं, वो पार्टी समर्थित है ना, बाद में शाम को बताएंगे। बिल्कुल, हमारे इतने समर्थित लोग अब तो होने लगा, अब तो पार्टियों के आधार पे भी चुनाव होने लगे हैं। बिहार में इसकी चर्चा हो रही है, कई जगह होते हैं, पर उत्तर प्रदेश में पार्टी सिंबल नहीं होते। अभी तक नहीं हो रहा। लेकिन आप ये समझिए कि एक आम आदमी किसी आदमी के पीछे खड़ा होके वो पावरफुल बन जाता है, बनने की उसकी ख्वाहिश है। ये हंगर है, ये पागलपन है, ये बेवकूफी है आम आदमी की भी, और प्रशासन, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार, हमारा चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। अब धृतराष्ट्र कह देंगे तो इसमें भी कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।